अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, दोस्ती, यारी, सुलह, सफाई, हाथ मिलाना, ये सिलसिला शुरू हो गया है इस हफ्ते के अंदर। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हुई, कुछ तजावीज़ सामने आई, कुछ ने कहा हो नहीं सकता, कुछ ने कहा मुमकिन है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा अहम बयान पिछले 24 घंटे में आया है और वो फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और वो तो हमेशा से ही तैयार थे। आखिर ये तब्दीली है, ये कोई नया बयानिया है, क्या किसी नई चीज़ का इशारा है? इस पे ज़रा तफसील से बात करेंगे आज। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कुछ इनसाइड खबरें हमारे पास भी हैं, वो भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हैं। अपने तज्जियाकारों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ ही मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन अतर काजमी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में इरशाद भट्टी साहब भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। मलिक साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मेरे लिए हैरानगी की बात थी ये बात जब राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान सामने आया कि जी मियाँ साहब जो हैं वो तो बात करने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब से। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि आज से चंद साल पहले एक पैगाम जब इमरान खान साहब की हुकूमत जारी थी तो उस वक्त एक पैगाम भेजा गया था पीटीआई की तरफ से। मियाँ साहब लंदन में होते थे उस वक्त, दो सहाफ़ियों के जरिए, लाहौर के सहाफ़ियों के जरिए कि जनाब आइए बैठ के बातचीत करते हैं, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था उस वक्त। ये आपके लिए हैरान कुन नहीं है, ये तब्दीली नहीं है कि राना साहब ये इस किस्म का बयान दे रहे हैं? शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मुझे तो लगता यह है कि जो आपकी बात है ये ही दुरुस्त है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अब भी कोई बातचीत करने के लिए उतने आमादा नज़र नहीं आते। अलबत्ता PMLN के लिए इस वक्त चूँकि वो हुकूमत के अंदर हैं, ये बयानिया उनको अच्छा लगता है, सूट करता है कि वो कहें कि हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। और मियाँ नवाज शरीफ भी इमरान खान साहब से बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत चलानी है। PTI जो है वो इस वक्त जो है वो ज़ेर अताब भी है। PTI इस वक्त हुकूमत से बाहर भी है, अपोजिशन के बेंचेस पर है। एक सूबे के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है और वो सूबे की उनकी हुकूमत जो है वो ललकार रही है वफाक को, और वफाक के खिलाफ चढ़ाई करना चाहती है। वो चाहती है कि वफाक को गिरा दिया जाए। इन हालात में, और फिर ख़ास तौर पर अगर पूरे मुल्क के अंदर जो इस सिचुएशन बनी हुई है कि सियासतदान बातचीत नहीं करते, सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं करते, इसलिए जो तीसरी कुव्वत है उसको अपने इख्तियारात जो है वो अपने हाथ में ले लेती है। तो मेरे ख्याल में एक सियासी बयानिया हो सकता है। जितने ज़ख्म मियाँ नवाज शरीफ ने खाए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल मियाँ नवाज शरीफ उन ज़ख्मों को भूलने को तैयार हैं। अगर आप मीनार पाकिस्तान की तकरीर को सामने रखें तो मियाँ नवाज शरीफ बार बार एक बात कह रहे थे कि मैं उन तमाम ज़ख्मों को भूलना चाहता हूँ। वो भूलना की जो चाहने की बात करते हैं वो एक पॉलिटिकल जलसों से खिताब करते हुए ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि जिस तरीके से उनके साथ जो है जो कुछ किया गया उसका इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे। और अगर इमरान खान साहब को दोबारा कोई रिलीफ कहीं मिलता है तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और ख़ास तौर पे जो पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए सियासी बयानात की हद तक ये मामलात ज़रूर आपको नज़र आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नवाज़ किसी भी सूरत इन हालात में PTI के साथ ये बातचीत करने को तैयार हो कि आइए हम आपको अकोमोडेट करने को तैयार हैं। हाँ, अपोजिशन में उनको बिठाने को तैयार हैं, और जो उनके मुकदमात चल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जो लड़ाई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ कोई रिलीफ ना देने की पोजीशन में है, ना देना चाहती है। हसन अयूब साहब, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद भी सहारों के ऊपर खड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सहारा हो, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का सहारा हो, मुख्तलिफ सहारों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। अगर उन सहारों से प्रेशर आना शुरू हो जाए, जिस तरह कल अभी ये खबर आई थी कि आरिफ हबीब साहब जो मशहूर मारूफ एक बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ से भी बात की और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी कहा कि आप जाइए अडियाला के मकीन के साथ जो है वो मामला को तय करें। अगर इस किस्म के प्रेशर्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो क्या नून लीग उन प्रेशर्स को बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये प्रेशर आए। अभी तो जो मेरी इतलात हैं, जो कि SIFC की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी एक खिताब किया था और उसमें बड़ा दो टोक और वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बयान कर दिया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की आर्मी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहते हुए हर वो काम करेगी
जो उसको इंस्ट्रक्शंस आएंगी गवर्नमेंट से। ठीक है। और उस मीटिंग के अंदर चारों सूबाई जो वज़रा आला थे वो मौजूद थे और ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था उन्होंने कि आईने पाकिस्तान के तहत जो उनका रोल है या जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आती हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको कहेगी तो वही काम वो करेगी। अब ये इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसका आप गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ मवाजना नहीं कर सकते, ये मुख्तलिफ है। और इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब क्या इमरान खान साहब से बात करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से इस पर हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब के अलावा जो भी उनके पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस वक्त उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी है, चाहे वो इवन के यानी ये कह दें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह दें या ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट्स कह दें, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद को भी एक पार्लियामेंट्री पार्टी तो नहीं तस्लीम किया आज तक जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, लेकिन फिर भी उनसे वो बात करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि ये स्टेक होल्डर है इस मौजूदा निज़ाम के। जो मौजूदा निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं वो उनको बैठना चाहिए भी, और ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत के बुरे हालात हैं अब दोबारा मईशत का पहिए को चलाने के लिए या हालात की बेहतरी के लिए मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड तलाश किया जाए। और जहाँ तक सवाल आ गया यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा अपने जो सीनियर हैं नसरुल्लाह मलिक साहब से। मेरे ख्याल के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इस सिस्टम को चलाने की जामिन है, क्योंकि जो लोग जीत चुके हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो चाहेंगे कि उनकी हुकूमत भी 5 साल चले और वो चाहेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम 5 साल चले। इस तरह उमर अयूब साहब, इस तरह बैरिस्टर गौर साहब, चाहे वो MNS बन चुके हैं, कल उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर्स या चेयरमैन बनना है, तो लिहाजा उनको सूट करता है मौजूदा निज़ाम। हाँ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसके हवाले से वो ज़बानी यानी अल्फाज के अंदर या बयानात की हद तक तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अमली तौर के ऊपर वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मैं समझता हूं कि बानी चेयरमैन बाहर आ जाए, क्योंकि बानी चेयरमैन अगर बाहर आ गए तो जो अभी जिनके कद काट आपको मीनार पाकिस्तान की तरह ऊंचे दिखाई दे रहे हैं ये बोने हो जाएंगे आपकी बात के अंदर के जो लोग हैं। आपकी बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है, मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए अगर मेरे ये तासुर गलत आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर हैं। जी मैंने यही बात की है जी, मैं बिल्कुल इसको आपको रिप्रोड्यूस कर देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कद काट आजकल बड़ा जो है वो बड़ा हो चुका है, वो बड़े नुमायां हो चुके हैं, उनकी रोज़ प्रोजेक्शन होती है, वो रोज़ जो है वो मीडिया का जो सेंटर बने हुए हैं उनके बयानात चलते हैं। अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएं तो उनकी क्या अहमियत होगी, क्योंकि बानी चेयरमैन तो रोज खुद जो है वो मीडिया के ऊपर आते हैं, तो ये लोग तो गुमनाम हो जाएंगे। उनको तो आज उनका जेल के अंदर रहना सबसे ज्यादा सूट करता है, यानी वो ये बात जो है वो सामने आकर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स होती है ना विद इन पार्टी वो बड़ी जालिम होती है। वो यानी मुस्लिम लीग नून वाला PTI के मुखालिफ जरूर होगा लेकिन वो दुश्मन नहीं होगा। जो विद इन पार्टी इनकी इख्तलाफात चलते हैं वो दुश्मनी के हद तक जाते हैं और वो बड़े पक्के होते हैं, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट जो होता है वो क्लैश कर रहा होता है और वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए वो हर वो काम करेंगे जिसमें उनकी बेहतरी हो और दूसरे का नुकसान हो। अतर काज़मी साहब, ये आपने ये गुफ्तगू सुनी, वैसे अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में उठा के चंद बयानात रीसेंट जो निकाले जाएं, शेरियार आफरीदी साहब के बयानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांप मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने कहा कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। इसी तरह मरियम वट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उनको भी गिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन केसेस को, उनकी बहन के केसेस को जिस तरह परसू करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। तो इस तरह की चंद चीज़ें जो हैं वो हसन अयूब साहब के इस तज्जिए को सपोर्ट करती हैं। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? देखें, जिस तरह हसन साहब ने भी फरमाया कि हर जमात के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे भी इख्तलाफात हों, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब हो जाएं या बुशरा बीबी साहिबा हो जाएं, वो जो जेल में हैं और वो जेल से बाहर नहीं आ सक रहे, उसकी बुनियादी वजह वो केसेस हैं जो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर PDM की हुकूमत ने बनाए और अभी जो मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ सलूक रखा हुआ है। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश ना किया जाए?
क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से बुशरा बीबी को बनी गाला में अकेला रखा हुआ है, उनको अडयाला जेल में नहीं लेके आ रहे? तो इशू ये है कि अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो मौजूदा हुकूमत और उससे पहले निगरान और उससे पहले PDM की जो हुकूमत थी, ये लोग हैं जिम्मेदार। इनकी वजह से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। बाकी जमात के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करता कि वो कोई किसी की ख्वाहिश है तो शायद उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे। वो ख्वाहिशात उधर ही हैं। ख्वाहिश इस वक्त मौजूदा निज़ाम की है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आ गए तो फिर इस हुकूमत के लिए चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका जेल में होने की इस वक्त बुनियादी वजह है। मलिक साहब, आप भी एग्री करते हैं? दोनों में से दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस मामले पे। आपकी क्या राय है या आपके पास खबर क्या है इस सिलसिले में? सियासी जमातों के अंदर वही कुछ होता है जिसका जिक्र हसन अयूब साहब ने किया। बिल्कुल ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ सियासी जमातों के अंदर क्या होता है। एक वफाकी वजीर थे, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मिले और जब वापसी पे तशरीफ़ लाए तो 2-3-4 लोगों की एक नशिस्त में वो बैठे थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो अब उनसे पूछा गया कि भैया आपने बाजवा साहब से मिल के क्या कहा, कुछ शिकायत सुना है आपने बुज़दार साहब की लगाई हैं? उन्होंने कहा जी बुज़दार साहब की मैंने तो शिकायत लगाई है कि वो कुछ नहीं कर रहे, मैंने तो बड़े साहब की भी बताया है कि वो भी कुछ नहीं कर रहे। यानी मेरे चेयरमैन, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो मुल्क की दुरुस्त समझ में ले जाने की बजाय वो भी निकम्मे किस्म के साबित हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक वफाकी काबीना में बैठे हुए शख्स, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वज़ीर आज़म के माबैन जो ताल्लुकात बिगड़ रहे थे उनमें ये किरदार अदा कर सकते हैं, तो फिर सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे को पीछे करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। शहर याद अफरीदी साहब के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब बाहर होते तो ये इस वक्त जो सेनेट में लोग गए हैं ये सेनेट में लोग न जाते। कौमी असम्बली की जो टिकट्स दी गई जिसमें खान साहब बहुत गुस्से में हैं, ये टिकट्स ना दी जाती। खान साहब ने बाद लोगों के बारे में ये कहा कि पैसे लेके हमारी टिकट्स बेच दी गई और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, ये लोग भी मौजूद ना होते। अब ये सियासी जमातों के अंदर ये माहौल हमेशा से रहा है। PMLN भी इससे कोई बरी ज़िम्मा नहीं है। PMLN के अंदर इस वक्त भी जो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहे, शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका कम वास्ता रहा, वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत में आने के बाद वो नज़रअंदाज हो रहे हैं और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे लोग वो कामयाब करार पाए हैं और उनको अकोमोडेट भी किया जा रहा है। उनके हारने के बावजूद उनके हलकों के हवाले से भी एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट है वो उन्हें हासिल है। ये सियासी जमातों में चलता रहता है। बहुत से लोग चाहते थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बने, PMLN के अंदर भी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब जो बात कर रहे हैं ये एक तल्ख हकीकत है और ये सियासी जमातों के अंदर मौजूद है। हसन साहब, लेकिन मैं एक स्टोरी जो इसी हफ्ते आई अंसार अब्बासी साहब की उस कॉन्टेक्स्ट में और आज शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब से मिल के आए उस कॉन्टेक्स्ट में, दोनों चीज़ों को अगर मिला के देखें तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये कहती है कि 3 लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं मफामत की कि किसी तरह मामला जो है वो तय किए जाएँ, इमरान खान साहब के साथ मामला को ठीक किया जाए। एक तो वो स्टोरी है। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि मैं खान साहब से मिला हूँ आज और खान साहब कहते हैं कोई डील नहीं होगी, नहीं लूँगा मैं कोई डील। तो क्या कोई डील ऑफर की जा रही है जो खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं नहीं लूंगा कोई डील? नहीं, डील तो अभी तक ऑफर हुई नहीं है कि वो कहें कि मैं नहीं लूंगा। जब बात तो टेस्ट तब होगा कि जब उनको ये मौका मिले डील का और वो उसको इनकार करें। अभी तक की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी जो इतलात हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ ऑफर नहीं की गई। ये टेस्ट तब होता है, कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे ने करप्शन नहीं की, वो करप्शन वो बंदा पूछे कि जी आपको मौका क्या मिला है करप्शन करने का, तो तब आपका टेस्ट है कि आपने करप्शन नहीं किया, बड़े साफ हैं। तो वही बात यहाँ सामने आ गई जी कि ये बानी चेयरमैन को जब डील ऑफर होगी, लेकिन बात ये है कि उनके अपना जो तर्ज़े सियासत है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, वो जिस किस्म का वावेला मचाया जा रहा है जेल के अंदर से उनकी तरफ से, वो मुनासिब नहीं है। वो जिस किस्म की इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं बेबुनियाद किस्म के, वो भी आपको मालूम है कि ये जो उनसे मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं ये उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ये मुझे PTI के अंदर से ही बहुत से लोगों ने ये बताई है और एक तो सोर्स बड़ा क्रेडिबल है, उसके मुताबिक ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इन लोगों ने ये इस हद तक बावर करा दिया है कि शायद आपकी जान को वाकई खतरात लाक हैं और आपकी जान खतरे में है और इसी वजह से इस बात के ऊपर वो यकीन कर बैठे हैं कि शायद उनकी जान को सीरियसली बहुत थ्रेट्स हैं। अब ये वो जो आपने ब्रेन वॉश कर दिया एक शख्स को जो कि इस वक्त जेल के अंदर है,
वो उसको तो खदशात होंगे कि मैं ऑलरेडी इन प्रिजन हूँ और वाकई की मेरे खिलाफ जो है इस किस्म की कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो ये भी कसूर ज़्यादा उन मुलाकातियों का है जो जाकर वहां पर, अच्छा जेल के अंदर जाने के लिए भी सियासत है जी इस पार्टी के अंदर, कि कौन मुलाकात करने के लिए जाएगा, कौन मुलाकात नहीं करेगा, और वहां पर जेल इंतजामिया के साथ भी वो खुश करते हैं तरीके से, किसी तरीके से कि उनकी एंट्री हो और फलां बंदा बैन हो जाए। ठीक है। तो इस हद तक तो ये मामलात बिगड़े नहीं है। उस मुलाकात के लिए लोगों को जाने के लिए वहां पर घेरा तंग किया जाता है कि फलां बंदा कहीं ना चला जाए, जाके मुलाकात कर ले। और आजकल मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ लोग जो पहले रेगुलर जाते थे मुलाकात करने के लिए, अब वहां पर उनको एक्सेस हासिल नहीं है। वो कौन से लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं, उनमें कुछ वकला भी शामिल हैं और कुछ सियासतदान भी। अतर साहब, ये जो कंफ्यूजन जिसका जिक्र कर रहे हैं हसन साहब, ये हमने पिछले 24 घंटे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर भी हमने देखा। मतलब शेर मरवत साहब कह रहे थे मुझे नामजद कर दिया है, लेकिन फिर बात है कि नहीं साहिबजादा हामिद रजा साहब का नाम है। उसके बाद खोसा साहब ने कहा कि नहीं हामिद खान का नाम है। बाद में उन्होंने कहा नहीं हामिद खान तो नहीं है, वो तो सेनेटर, हम तो बन ही नहीं सकते, ये हामिद जो है वो हामिद रजा हैं। तो एक अजीब घड़मस बचा हुआ है, एक अजीब कन्फ्यूजन है। आप काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स को, आपको भी नजर आती है ये कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर? बयानिए की हद तक जो बाहर ये सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको तजाद तो नज़र आता है, इसलिए कि पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, फिर हामिद रजा साहब का नाम आया, अब दोबारा शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे आज फिर खान साहब ने कहा है कि आप ही बनेंगे। तो ये इस हद तक तो आपको नज़र आता है कि इसमें है ये मसला है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, जिस तरह अभी हसन अयूब साहब भी फरमा रहे थे कि मुलाकात नहीं हो सकती, लिमिटेड लोगों को मिलने दिया जाता है। अब इसके अंदर जो हाई कोर्ट से लोग ऑर्डर्स लेके जाते हैं, सम टाइम उनको भी मिलने नहीं दिया जाता। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद, जी हाँ जी, मुतअद्दिद तौहीन अदालत की पटिशन्स पड़ी हुई हैं जो जेल इंतज़ामिया के हवाले से कि मुलाकातें नहीं हो सकती। तो जिस तरीके से ये हुकूमत हैंडल कर रही है सारे मामलात को, हमने अपनी रिसेंट तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा कि जनाब 6 महीने एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो उसको ना किसी अदालत में पेश किया जाए, ना उसको किसी कैमरे के सामने वो नज़र आए, ना उसकी उस तरीके से किसी से मुलाकात हो सके और इजाज़त लेके जानी पड़े। अदालतें भी जेलों में लगी हुई हैं। किसी भी जमहूरी दौर में आप बता दें गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में कभी हुआ हो? हाँ, अगर मुशर्रफ साहब के दौर में कोई हुआ या ज़ियाउल हक के दौर में कुछ हुआ तो वो एक अलग बहस है, लेकिन जमहूरी अदवार में ये हम नहीं देख रहे। इस वक्त जो हम डायलेमा देख रहे हैं, इस वक्त जो हम कंफ्यूजन देख रहे हैं, वो इस निजाम की कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुल्म और सितम जी इमरान खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के ऊपर हो गया है इस दौर में, वो आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप ये फरमा रहे हैं कभी किसी जमहूरी दौर में या आप पता नहीं मार्शल लॉ दौर में मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जुल्म कभी नहीं हुआ। कभी मैं जुल्म तो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो आइन और कानून के साथ किया जा रहा है, अच्छा, वो कभी ये किसी जमहूरी दौर में नहीं होता। जमहूरियत के नाम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरीके से हुआ, क्या किसी जमहूरी दौर में इस तरीके से सियासी मुखालफिन को डील किया जाता है कि वो आलिया हमजा को, सनम जावेद को अब सरगोदा की पुलिस के हवाले कर दिया। इधर आप जो है वो वर्दी पहन के जो है मैसेज दे रही हैं कि ख्वातीन की एम्पावरमेंट करनी है। क्या ऐसे एम्पावरमेंट होगी? यास्मीन राशिद साहिबा को देख ले। तो मसला ये कि जो सिस्टम के तजादात हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत पसंद जमातें इस वक्त हुकूमत में है, दूसरी तरफ जो जमहूरियत के साथ किया जा रहा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। ये मलिक साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, अब ये जिक्र छेड़ दिया है, चूंकि अतर साहब की आदत है शरारत करने की, इन्होंने मरियम नवाज के इस यूनिफॉर्म को भी आज छेड़ दिया है जो सुबह से जिसका तस्करा हो रहा है। सर ये गलत हुआ है, ये ठीक हुआ है? जरा गाइड करें इसके ऊपर। आपने तो बहुत से लीडर्स को देखा है वो। अच्छा, मुझे जी मलिक साहब। जी नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मरियम नवाज साहबा ने अगर पुलिस की वर्दी पहन ली है तो उससे उनकी परफॉर्मेंस पे कैसे जजमेंट की जा सकती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम नॉन इश्यूज़ के ऊपर सियासत भी करते हैं और उसी के ऊपर हम शायद अपनी बयानबाजी भी करते हैं। ठीक, मरियम नवाज साहबा ने वर्दी पहन ली और उनसे पहले उनके वालिद साहब ने जनाब जो उस वक्त जो था वो डिफेंस के हवाले से वो था, एक वर्दी पहनी थी, वो तस्वीर आज भी जो है वायरल की जा रही है। ठीक, सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी सिंबॉलिकली किसी ने वर्दी पहनी है तो उसे हर्ज क्या है? आप तनकीद करें मरियम नवाज साहबा की हुकूमत के ऊपर, आप कहें ये गवर्नेंस बेहतर नहीं है,
आप ये कहें कि गंदम की जो कीमत मुकर्रर की गई थी उससे हुकूमत विदड्रा कर रही है और वो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वर्दी पहनना कौन सा जुर्म है या वर्दी पहनना कौन सी ऐसी गैर अखलाकी काम है जिसकी बुनियाद पर पिछले जो है वो आप 12-14 घंटों से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। सवाल ये है कि अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, आप जाके उस किसी इदारे की वर्दी पहन के, और फिर क्या लोग कहते हैं जी शौक है उनको जी पुलिस में अफसर बनने का। एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, तमाम पुलिस की जो इंचार्ज हैं वो उस सूबे की, वो एक बड़ी पार्टी की सीनियर नायब सदर है, बल्कि ये कह लें कि पार्टी अब उनके हवाले मियां नवाज शरीफ कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज। उनको पुलिस क्या कांस्टेबल बन के एसपी बनने का शौक होगा? यानी ये हमें इन चीज़ों से मेरे ख्याल में निकल आना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की डील की, मैं आपसे अर्ज़ करूं छोटी सी कि क्या अगर डील करके इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो डील करके अपनी मुश्किलात कम करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? यानी सबसे पहली बात तो ये कि आपने डील करके मुफादात हासिल किए और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दो सियासी जमातों को किनारे लगा के आप इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़े, तो आपको अपनी मुश्किलात कम करने के लिए अगर आपको डील मिलेगी तो आप क्यों नहीं लेंगे? लेकिन बयानिया यही रखा जाएगा नहीं जी कोई वो डील नहीं करना चाहते। सियासतदान मेरे ख्याल में जब उनको मौका मिलता है तो ऐसी डील ज़रूर कर लेते हैं, उस डील में अपने लिए फ़ायदा सोचते हैं, फिर उसके बाद बहस होती रहती है मियां नवाज शरीफ मलिक साहब वो तो मानते ही नहीं ना, मुआहदा हुआ नहीं वो हुआ। देखें आप लेकिन सियासतदान डील करके मानता कौन है? आज तक कभी मियां साहब ने माना है कि वो डील करके मुशर्रफ साहब के दौर में बाहर गए थे? वो आज मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, कोई नहीं मानता ना, तो कोई नहीं मानेगा। इमरान खान साहब भी नहीं मानेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा याद दहानी करा दूं, जब ये सलमान अहमद साहब थे वो गुलकार, और जो मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब थे, ये जो उस वक्त DGI से मिलने गए थे, क्या करने गए थे? मुज़ाकरात करने गए थे, बातचीत करने गए थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आई थी DGI की, आपको वो भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिन में हमसे मुलाकातें करते हैं, शाम को हमारे खिलाफ जाकर जलसे करते हैं। यानी हमसे मुलाकातें, रात को छुप के हमसे मुलाकातें करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। तो ये सियासतदान छुप के मुलाकातें भी करते हैं, डील लेने की कोशिश भी करते हैं, दूसरे सियासतदान को गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कंधा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अवाम में यही ललकारते रहते हैं, ना डील करेंगे ना झुकेंगे। जब मियां साहब बाहर चले गए, कहा गया जी इमरान खान साहब ने भेजा है, फिर कहा गया नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। अब कमर बाजवा साहब उसकी तस्दीक जो तरदीद कर रहे हैं, नहीं हमने नहीं भेजा। फिर यास्मीन राशिद साहब ने कहा था कि हाँ हमने रिपोर्ट्स को कंफर्म किया था, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे। फिर कहा गया नहीं हमें धोखा दे दिया गया। मेरे ख्याल में अवाम को कंफ्यूज करने का बड़ा बेहतरीन तरीका जो इख्तियार कर लिया जाता है ताकि उन्हें पता ही नहीं चले कि हुआ क्या था। सियासतदान पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट का कंधा लेने के लिए हर वक्त तैयार भी होते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाकर वोट लेने को भी तैयार नजर आते हैं। मैं एक ब्रेक लेने लगा हूं, लेकिन हसन अयूब साहब के सामने एक सवाल छोड़ता हुआ जा रहा हूं कि फिर सवाल यह भी बनता है कि अगर वाकई डीलें करनी होती तो खान साहब फिर डील करके अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? चले जाना चाहिए था, अब तक तो काफ़ी देर हो गई। लोग कहते थे जनाब हफ्ता नहीं गुजारेंगे, 2 हफ्ते नहीं गुजारेंगे, लेकिन अब तो कई महीने हो गए खान साहब अंदर ही हैं, तो फिर आखिर डील हो क्यों नहीं रही? हसन अयूब साहब के सामने सवाल रखता हूं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हसन अयूब साहब हमें बता रहे थे कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा किसी ये डील। हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि डील कोई ऑफर भी नहीं हुई भी तो आपने डील करनी किस तरह है? तो मेरा भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है। भट्टी साहब मेरा सवाल था कि क्या खान साहब को किसी ने डील ऑफर नहीं की होगी अभी तक कि बाहर चले जाएँ आप, बेहतर है बाहर चले जाएँ? मियाँ साहब को जिस तरह हुई थी तो अब इनको भी अगर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि खान साहब बस 10 दिन गुजारेंगे, 15 दिन गुजारेंगे और उसके बाद कहेंगे मैंने बाहर कटो, तो खान साहब को ऑफर नहीं हुई होगी डील शील वगैरह अभी तक? नहीं, कहने को तो बड़े कहते थे कि इक़्तिदार से निकलेगा ख़त्म हो जाएगा, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ हटेंगी, ख़त्म हो जाएगा, हाँ, और चंद दिन ये फ़ैन क्लब है एक चंद कल्ट है, फ़ैन क्लब है सोशल मीडिया का, ये फ़ारिग हो जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल आई, चंद दिन जेल में जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, कहने के तो बहुत होता है। ऑफर जो डील्स की है इस वक्त तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो जाहिर है बुशरा बीबी और इमरान खान, जनरल खालिद लोधी सारों ने बताया है कि 4-5 मरतबा कोशिश की गई कि माइनस इमरान तहरीक इंसाफ हो तो ठीक है। आप इसमें देखें वो एक फवाद चौधरी फार्मूला भी चला था। वैसे माइनस इमरान खान हो नहीं गया? नहीं, इमरान खान ही है।
तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है इस वक्त। तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान तो नहीं है। तहरीक इंसाफ चला तो इमरान खान रहे ना। अच्छा वो ठीक, चलो हाँ वो यानी सारा कुछ तो वही चला रहे हैं ना। अच्छा, और वोट उनकी वजह से मिला है, बाकी किसकी? आप बैरिस्टर गौर की वजह से समझते हैं वोट मिलता है? नहीं उनकी बैरिस्टर गौर को तो अपनी सीट ना जीत पाए। हाँ तो अच्छा, फिर वो था कि 9 मई पे की मनसूबा साजी माने और माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसा ना करने की, ये जन खालिद लोधी ने नईम खालिद लोधी ने बताया था, तो वो भी था। फिर बाहर चले जाएं, बनी गाला बैठ जाएं, ये सारी सुनी हमने बातें। ठीक। और इमरान खान ने भी कई मरतबा कहा कि ये ऐसी बातें आई, ऐसे पैगाम आए। और आपकी तो मुलाकात भी हुई थी ना? जी जी। अच्छा, तो कहा उन्होंने कि इस तरह मुझे ऑफर हुई है? हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था। अच्छा। कि कई, उन्होंने कहा कई मरतबा हुई। और अभी तो खैर अब जो इतने हालात बल्ले छिन जाने से लेकर मखसूस नशिस्तों तक, अब तो इतना हो गया है कि इलेक्शन धांधली सारा कुछ जमा तफरीक, तो अब मुझे लगता है कि इस वक्त तो कोई डील का कोई माहौल नहीं है। अच्छा। और ना इस वक्त कोई डील उधर से है, ना इस वक्त कोई डील उधर से इस वक्त ऑफ़र करेंगे। लेकिन ऑफ़र हुई, ये खबरें पहुंची कि 4-5 मरतबा बातचीत। अतर काज़मी साहब, ये भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं, तो फिर ये सर माहौल किस तरह बनेगा? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी तरह चीज़ों को रिजॉल्व होना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि किसी तरह चीज़ें रिजॉल्व हों? अतर साहब देखिए, आपका अभी जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो एक बेहतरीन मौका था कि वहाँ से आप एक नया स्टार्ट करते, लेकिन उस इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, जो तनाज़ात बने, आप ख़ुद भी रिपोर्ट करते रहे। फॉर्म 45 आपने भी बहुत दिखाए हैं, दीगर दोस्तों ने भी दिखाए, फॉर्म 47 हम देखते रहे। तो इशू ये है कि ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक आइन और कानून के ऊपर मुल्क में अमल दरामद नहीं होगा, और हर कोई अपने अपने मैंडेट के मुताबिक काम नहीं करेगा। जो लोग इलेक्शन कहीं से हारे हुए हैं वो कभी भी असम्बली में नहीं हो सकते, जब तक वो असम्बली में होंगे कभी भी मसला हल नहीं होगा। जो लोग इलेक्शन जीते हुए हैं, जब तक उनको उनका राइट नहीं मिलेगा मसला हल नहीं होगा। और जब तक जो भी जिस पोजीशन में भी है वो आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे मसला हल नहीं होगा। इशू ये है कि यहाँ पे देखें, हम बहुत सारी चीज़ों के देखते हैं कि ये मसला ख़राब हो गया, ग्रीन बेल्ट में ये हो गया, फलानी दीवार बन गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये कल की कहानी नहीं है कि ये मसला अभी शुरू हुआ। अब गुज़िश्ता 2-3 बरसों में आप देख लें जिस तरीके से आइन, कानून और लोगों के फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को दीवारों में चुनवाया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब तक वो जो दीवारें हैं, जो गैर आइनी दीवारें हैं, जिन दीवारों के अंदर आइन को चुनवा दिया गया, जब तक उनके ऊपर हमारी नजर नहीं पड़ेगी ये मसला हल नहीं होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये भट्टी फिर जी बोले मलिक साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। नहीं, फिर गैर आइनी दीवार खत्म करते हैं ना आज काज़मी साहब मिलकर, कि इमरान खान साहब को जिस जाली तरीके से जितवाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के 2 सियासी जमातों को मुल्क की सियासत से निकाला, जिस तरीके से टिकट्स वापस करवाई गई, जिस तरीके से महकमा ज़राअत एक्टिव हुआ, इमरान खान साहब 2018 की वजारत उज़्मा के हलफ से इनकार कर दें कि मैंने गलत हलफ पढ़ा था, मुझे सेलेक्ट किया गया था, मुझे आइन को बलाए ताक रख के मुझे सपोर्ट की गई थी, फ़ौज का काम सियासत में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने फ़ौज को सियासत में इस्तेमाल करके हुकूमत हासिल की। यहाँ से फिर आगाज़ कर लेते हैं, आज की भी फिर जिक्र कर लेंगे। आज आइन के ख़िलाफ़ जो काम किए जा रहे हैं सारे इकट्ठे करके चले ना, यानी एक बंदे को आपने एक इमारत बनाने के लिए मौका दिया, उसे पैसे दिए, उसने एक बिल्डिंग बना ली 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने के बाद उसने बेहतरीन आलीशान ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। आप कहते हैं उसके बाद जो गलत काम हुआ वो देखेंगे। भाई इमारत को गिरा दो ना, फिर जो इमारत बनाई गई थी, जिस बुनियाद पर इमारत बनी थी, जिस जो है करप्शन पे, जिस गैर आइनी इकदाम के नतीजे में ये इमारत बनी थी, उससे आप तौबा कर लें। अतर साहब आप जवाब दीजिए। देखिए मलिक, मैं ज़रा छोटी सी एक चीज़ ऐड कर दूं। मलिक साहब ने वो इमारत जिस बुनियाद पे बनी थी वो बुनियाद किधर है? आज कहा गया कि जी वो प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च किया गया। भाई अभी भी तो ये प्रोजेक्ट है ना, इनको भी लॉन्च किया, क्यों नहीं इनको अवामी मकबूलियत मिल रही? मसला ये है कि अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है ना कुछ है, वो तो जेल में बैठा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा एक बयानिया है कि जनाब 2018 में जितवाया गया, 2013 में जितवाया गया, हो सकता है, लेकिन जिस लेवल पे चीज़ें आज हो रही हैं इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और उसकी गवाही खुद सारी दुनिया दे रही है। जिनको जब हरवाना था वो इतनी आसानी से कैसे हार गए और ये क्यों नहीं हार पा रहा? मसला ये है ना कि अवाम की सपोर्ट उस वक्त भी थी, अब उससे ज्यादा सपोर्ट है। माजी में मैं ये नहीं कह रहा कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं थी, वो यकीनन हमायत हासिल थी, लेकिन अभी
अभी जो सियासी लाशें हैं जिनको जिस तरीके से घसीट के इक्तदार में पहुंचाया जा रहा है, ये वाली सूरत हाल नहीं है। ये भट्टी सर, मलिक साहब एक मिनट जरा भट्टी साहब की भी बात सुन लें, ऐड कर लें, फिर आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। आप या हसन अयूब साहब? जी भट्टी साहब करें, ऐड करें। नहीं, मैं साथ हूँ मलिक साहब के। बिल्कुल इमारत गिराएं, लेकिन आज की इमारत का मलबा किस पे आएगा? शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उसी इमारत में वो बेड लगा के तो लेटे हुए हैं। ठीक है, क्या कल पीडीएम जो थी, जो आला और वदिया पीडीएम थी, जो आला और वदिया जमहूरियत के लिए चल रही थी और कह रही थी कि ये सिलेक्टेड हैं और ये आरटीएस बिठा कर आए हैं और ये हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं और फौज को सियासत से आउट होना चाहिए, यही था ना 26 नुकाती जो। अब उसमें ये तो छोड़ दीजिए कि उन पीडीएम के सरबराह ने जन फैज़ हमीद से डील की, शहबाज शरीफ साहब वहीं जाते थे, वो भी छोड़ दीजिए कि मैं इलेक्शन से 1 महीने पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। और ये भी छोड़ दी कि जरदारी साहब का बयान के फार्मूला बनाने वाले कहते हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ फिर फार्मूला बनाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब की भी खुफिया मुलाकातें छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें छोड़ दें और बकौल ख्वाजा आसफ के वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए, सारा छोड़ दीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कल जिन्होंने हमें कहा था कि हम जमहूरियत के लिए निकले हैं, वोट की इज्जत के लिए निकले हैं, सिविलियन बालादस्ती के लिए निकले हैं, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए निकले हैं, क्या उसके जब इनको मौका मिला है, अभी मैं छोड़ दें, शुरू से कर लेते हैं, जहाँ से शुरू करना है कर लें, इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब ये आए इक़्तिदार में PDM 1 के बाद अब आए हैं, तो क्या आज वोट की इज्जत है? क्या आज सिविलियन बालादस्ती है? क्या आज ये कह सकते हैं कि नहीं हम अवामी मैंडेट से जीत के आए? ठीक है, क्या ये आज कह सकते हैं कि हमारे पास बैसाखियां नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या ये कह सकते हैं कि हमने मैंडेट चोरी नहीं किया? क्या आज ये कह सकते हैं कि हमने किसी की मदद नहीं ली? क्या ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअल? आपके सवालों के जवाब हसन अयूब साहब देना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं दूंगा जवाब। जी हसन साहब। जी अगर बात यह है कि जिस तरह भट्टी साहब या दीगर लोग कहते हैं कि जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं वो मुल्ज़िमान हैं, अभी जब तक अदालतों से उनको सज़ा नहीं होगी तब तक वो इनोसेंट हैं, वो मासूम हैं, तो बात फेर बात है, ये बात दुरुस्त बात करते हैं कि वाकई सिर्फ इल्ज़ाम से कोई बंदा मुजरिम नहीं हो सकता, मुजरिम तो वो अदालतों से जब सज़ाएँ मिलेंगी तभी होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंडेट चोरी हुआ है, जहाँ जहाँ ये मामला है, जो कहता है कि मेरी जीत को हार में तब्दील किया गया है, उसने जाना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इस का फैसला कि धांधली हुई है और किसके साथ ज्यादती हुई है, ना हसन अयूब ने करना है, ना नसरुल्लाह मलिक ने करना है, ना मेरे प्यारे भाई अतर काज़मी और इरशाद भट्टी साहब ने करना है। मंसूर साहब, बात यह है कि फोरम्स मौजूद हैं और वो आइनी और कानूनी फोरम्स हैं, तो जब तक वहाँ पर ये चीज़ साबित नहीं होगी तब तक मैं, आप या कोई भी शख्स ये मैंडेट नहीं रखता कि कहेंगे जी कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है और मैंडेट चोरी नहीं। लेकिन हसन साहब, ये मौक़िफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरूर है जी, हसन साहब तहरीक इंसाफ इस पर बज़िद है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 45 का फर्क। हसन साहब जी सर, अच्छा चले पहले आप नहीं मेरी सिर्फ एक बात, एक मलिक साहब मैं भाई से मंसूर साहब मैं और इरशाद भट्टी साहब दोनों भाई आज एक पेज पर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ इरशाद भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा कि मैंडेट के हवाले से चोरी करने की शिकायत आज पीटीआई को हम वैसे पहले भी कभी दो पेजों पे नहीं थे, ये भी एक पेज की सिमत आप थे, दूसरी तरफ मैं था, पेज एक ही था जी, पेज एक ही है। गुजारिश ये है कि चले मान लिया 2024 के इंतखाबात में एतराज़ात दुरुस्त हैं, मान लिया कि 47 के मुताबिक ज्यादती हुई कई लोगों के साथ। मैं तो कहता हूँ अगर आज 47 है, उस वक्त महकमा ज़राअत था, फिर दोनों हजरात इमरान खान साहब के मैंने कौम के साथ धोखा किया था, मैं कौम से आके माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसका मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब नहीं हुआ था। फिर हम शहबाज शरीफ साहब से भी कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि 2024 के इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। भाई वो तो ये बात मानते नहीं भट्टी साहब, इमरान खान साहब, वो कहते हैं मैं तो जेन्युइन तरीके से लीडर बनाऊँ, यानी वो इस बात को मानते नहीं कि वो एम्पायर की उंगली के मुतालबा कैसे करते रहे, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि मुलाकातें करने मैं एक काम करूं मलिक साहब, मैं एक आसान तरीका, सर मैं ना आप लोग चारों बड़े माने हुए जर्नलिस्ट हैं, मैं चारों से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मलिक साहब, आप समझते हैं कि 2018 के और 2024 के इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़्यादा थे? दोनों के बारे में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बस सिंपल। 2018 और 2024 दोनों इंतखाबात में धांधली हुई। हसन अयूब साहब आप बताइए, सेम सवाल।
सर मैं वही बात करूंगा। मैं तो अपने देखें, सवाल ये है कि मैं इस पोजीशन में हूं ही नहीं कि कहूं कि धांधली हुई है या नहीं हुई। मैं तो स्टूडियो में बैठा हुआ था, ठीक है। मैं कौन सा ऑन ग्राउंड था? आपको नहीं पता? 2018 के इलेक्शन में मैंने फील्ड से कवर की है। आपको नहीं पता ना? नहीं, मैं बता सकता हूं कि जो बातें बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं धांधली है और बहुत से कहते हैं कि नहीं है, तो इस बात का तायुन करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है ना नसरुल्लाह मलिक चले, साहब के मैं पास वही है। कह रहा हूं ना, ये तायुन करने के सर, लिए मैं- फोरम आइंदा कानून में मौजूद है। एग्रीड सर, मैं ये कह रहा हूं हसन जी, भाई, जी, आप ये जी, जी। आपका मुझे नहीं जवाब, मालूम। आपका जवाब अगर मैं ये लिखूं तो वो ये होगा कि हसन अयूब साहब को नहीं मालूम कि 2018 या 2024 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे या नहीं थे। आपका जवाब ये है? जी बिल्कुल। भट्टी साहब आपका क्या जवाब? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल हुई है। मैं दोनों में हुई है? हाँ, दोनों में। 18 में भी और हाँ, 24 दोनों में भी में हुई। हुई, ठीक दोनों है, में। अतर साहब आपकी क्या राय है? जी दोनों में हुई है। 2018 में प्री पोल रिगिंग भी बहुत ज़्यादा हुई और अब 2024 में 18 की निस्बत और ज़्यादा हुई है, पर दोनों में हुई है। लेकिन ये देखो, एक पेज आ एक गया। आपको क्लियर करना चाहिए कि अब तो हम मेरे ख्याल से मुबारक को मलिक साहब एक पेज पे तीनों आ गए, अब पेज पे जगह नहीं बची। पेज पे जगह है, हसन अयूब साहब की है, उन्होंने कहा मैं वर्डिक्ट नहीं दूंगा। अच्छा, हसन अयूब साहब ने इख्तिलाफ किया आप तीनों से, ये डिसीजन 3-1 का है। हाँ, 3-1 उसे भी हाँ में शुमार किया जाए। इसको और बहुत सारी जो ना होती हैं, जो मशरकी ख़वातीन हैं हमारे यहाँ, मर्द हैं, वो डायरेक्ट हाँ में जवाब नहीं देते। ये ज़हन में रहे। सर खवातीन का बहुत इल्म है भट्टी साहब आपको। देखें बात ये है कि वो पहले भी बातें हो रही थी, खवातीन की बहुत मालूमात रखती हैं, उनकी एक दो और प्रोग्रामों में भी आपने कहना है भाई की जरा वैल्यू बढ़ानी है। खैर, आपकी मकबूलियत पहले ही बहुत है जी। आप तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी टक्कर दे रहे हैं, सुना है? हाँ, पीछे नहीं, मैं वापस जरा टॉपिक के ऊपर आता हूं। मलिक साहब, आप जरा थोड़ा सा नून लीग के बारे में भी बात कर लें। मेरे पास एक खबर है, वो मैं चाहूंगा मैं पैनलिस्ट के सामने रख देता हूं। वो ये है कि हमें खबर मिली कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है नई जमात बनाने जा रहे हैं और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर उसकी कोई अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। मेरे पास ये खबर है कि मुस्लिम लीग नून के जो नाराज अरकान या हारे हुए अरकान जो आजकल इधर उधर से बयानात भी देते हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ रूठे हुए हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब और उनकी जमात जो है उनको स्पेसिफिकली टारगेट करने लगी है और उनको भरपूर कोशिश करने लगी है कि अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया जाए। मलिक साहब, अगर ऐसा होता है, आपके ख्याल में नून लीग के अंदर एक भगदड़ मच सकती है ऐसी सूरत हाल में? देखिए, आपकी खबर ये दुरुस्त है, बहुत से लोग शायद खान अब्बासी साहब के साथ राब्ते में हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव शायद ना हो सकें कि मुस्लिम लीग नून को डेंट डाल सकें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है और पाकिस्तान की सियासत जो है वो इक़्तिदार के इर्द गिर्द काफ़ी हद तक घूमती है। वो लोग जो जिन हलकों में से इस वक्त माइनस कर दिए गए, जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, जिनको पार्टी अपने साथ लेके नहीं चल सकी, वो ज़्यादा राब्ते में है शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ। हाँ, ये हो सकता है कि शायद खान अब्बासी साहब की पार्टी अगर वो मेहनत करते हैं तो उन लोगों की आने की वजह से उसका वज़न बढ़ सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कोई बड़ा डेंट पड़ जाएगा, मुझे वो दिखाई नहीं देता। हसन अयूब साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? शाहिद खान अब्बासी साहब की जमात अगर मार्ज़ वजूद में आती है तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है? एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है आखिर। जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी वो मकबूलियत नहीं है जो कि इस वक्त किसी बड़ी सियासी जमात की होती है। उनकी पार्टी अब नहीं बनेगी, यानी अगर मुस्लिम लीग नून के लोग छोड़कर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी में जाएं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को होगा। जैसे मखदूम जावेद हाशमी छोड़ के गए थे, यानी मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पीटीआई में गए तो इसका नुकसान था उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को, लेकिन जब वो पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज में आए तो मुस्लिम लीग नवाज ने भी उनको उस तरीके से वेलकम नहीं किया, तो उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो वो एक बात थी, बड़ा मशहूर बात की थी मखदूम अमीन फ़हीम साहब मरहूम ने। मैंने पूछा कि फ़लाँ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ गए हैं, तो उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था। उन्होंने कहा कि हसन मियाँ, पीपल्स पार्टी एक समंदर है, इसमें 4 लोटों को शामिल करने से या 4 लोटों को बाहर निकालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन है। हाँ, नई सियासी जमात को थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने फरमाया। शाहिद भट्टी साहब, एक और इशू जो आने वाले हफ्ते में आ रहा है, ज़रा मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, और वो है वो 6 जजेस के हवाले से जो डेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो एक मुतहदा अपोजिशन है वो अपनी तहरीक भी जलसों की शुरू कर रही है। क्या आने वाले महीने के अंदर, मई के महीने के अंदर जो है
वो हम कोई बहुत बड़ी हलचल देखने वाले हैं, या आपके ख्याल में रोज़ाना का बिजनेस होगा बस, दैट्स इट, और कोई बड़ी हलचल नहीं होगी? नहीं, कोई बड़ी हलचल तो मेरे ख्याल है नहीं होगी सर। जल्द से शुरू कर रही है, लेकिन जल्द से होंगे और ये हुकूमत जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी या पोजीशन के लिए जिस तरह ये भंड मार रही है मुसलसल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जिस तरह के हमारे मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत, IMF, बदतरीन मुआशी बहरान, सियासी बहरान, नफ़रत, तकसीम, दहशतगर्दी की नई लहर, तो जिस तरह के हालात हैं, इन हालात की वजह से लोग चार्ज होंगे, अभी और महंगाई, अभी और गुरबत, अभी और बेरोज़गारी, तो उसमें विद इन जुडिशरी बहुत बड़ा मसला है ये। लेकिन ये जो बाहर है ये हल्की ढोलकी पे काम चलता रहेगा, कोई इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो। तो यानी ये अक्सर औकात आपसे भी लोग मिलते बुलाते होंगे, वो पूछते होंगे हाँ जी कितनी देर चलनी है हुकूमत, तो अभी आपको कोई ख़तरा फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत, मेरी तो ख्वाहिश है कि सड़कों से ना गिराई जाए, ना गिरनी चाहिए कोई भी हुकूमत, लेकिन इस हुकूमत को शुरू से ही पहला है, शुरू से ही सोच है। हाँ, शुरू से बिल्कुल पहले 2014 में भी जी 2014 में मैं खुशकिस्मती से था ही नहीं मीडिया में, मैं 2016 में आया। पहले के पैदा सोच 16 में आया, 16 में। यार एक तो आप कसम से नहीं सोच तो एक आप तो कह रहे आपने, मैं था ही एक नहीं। तो आपने मेरी उम्रों में के पीछे पड़े, मैं कह रहा हूँ कि 2016 में आया था। अच्छा, दूसरी बात है कि और लेकिन मैं जब ये PDM के थे, जब इमरान खान साहब के वो कह रहे थे सड़कों पे, ये अभी ये जो जब इमरान खान साहब बाहर थे 52 जल से हुए, तो उसमें भी यही कहा हमने कि सड़कों से नहीं हुकूमत को गिराना चाहिए। ठीक। पहले दूसरी बात ये कि अब हुकूमत का प्रॉब्लम क्या है, साख लेस हुकूमत है, इखलाकी बरतरी लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस हुकूमत है, परफॉर्मेंस लेस हुकूमत है, और एक 72,000 पॉइंट्स वाली हुकूमत है स्टॉक मार्केट के ऊपर। लोग प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दे रहे हैं कि 72,000 पॉइंट्स जो है स्टॉक मार्केट क्रॉस कर गई, आप कह रहे हैं जी परफॉर्मेंस। अब ये 72,000 पॉइंट्स जो कर गई है, ये जब नीचे आएगा ना, महंगाई पर, गुरबत पर, बेरोज़गारी पर, आम आदमी पर, किचन पर, गैस पर, बिजली के बिल पर, तो हम भी मुबारकबाद देंगे और अच्छी बात है अगर कर जाए तो। जब से इलेक्शंस हुए हैं, मैं आज चेक वैसे एक फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, जब से इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी के, आपको पता है स्टॉक मार्केट तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है उसमें। ये स्टॉक सारी सूरत हाल, ये स्टॉक मार्केट में से पिछले 7 सालों में 70 अरब डॉलर की कमी हुई है। अब 30 अरब डॉलर की ये स्टॉक एक्सचेंज रह गई है। ठीक है, तो ये भी तो इन्हीं 7 सालों में हुई है, पिछले 7 सालों में। और दूसरी बात ये कि कितनी है, हम इस वक्त इस खित्ते में महंगाई में अव्वल और बाकी सारे कामों में सबसे नीचे। बिल्कुल ठीक। और ये नंबर भी सही कह रहे हैं। हाँ, ये और इसके अलावा आप देख लें इस खित्ते में कितने लोग थे, कब चले थे, कहाँ पहुँच गए, और हम कब चले कहाँ पहुँच गए। और अब तो यानी हालात ये आ गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी जुगते मार रहे हैं, आतंक फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। पहले आतंक मीन दहशतगर्द तो वो खुद है ना, वो तो छोड़ दी, फिक्रे का दूसरा देखिए हिस्सा, अब हम आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक। और ये हुकूमत, इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नेंस और परफॉर्मेंस। लेकिन जिस तरह के ये चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नर बलीगुर रहमान आज चीमा देख लें, 4 तनख्वाहों का बोनस देख लें, PIA के जहाज़ कहीं से उड़ाना कहीं ले जाना वो देख लें, और इसके बाद आज ये पंजाब देख लें। अब ये अतर साहब, ये सऊदीया के साथ जो है वो मुआहदे करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अभी जाने लगे हैं, और IMF के साथ जो है एक प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है, एक दूसरा प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का IMF के साथ हुकूमत करना चाहती है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो अतर साहब आप समझते हैं कि हुकूमत की मुश्किलात जो हैं वो निस्बतन काफ़ी कम हो जाएंगी? देखें, इकॉनमी अगर बेहतर होती है तो ऑब्वियसली किसी भी हुकूमत के लिए वो उसमें एक तरह से राहत होती है, फ़ायदा होता है, इसलिए कि वोटर जो उनका सपोर्टर है उसको भी आम जगहों पे, ग्रॉसरी पे, दीगर जगहों पे उसको सहूलत मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस हुकूमत का जो असल इशू है वो इनके जो सियासी वज़न है वो किस तरह इन्होंने संभाला हुआ है। अच्छा। ये अपने वज़न पे नहीं खड़े हुए, तो इनको बहुत ज़्यादा कुशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, चाहे वो इकॉनमी हो जाए, कुछ और हो जाए। और हमारी ख्वाहिश है जी इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे FD आए और सारे लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ से मादनियात भी निकलें। लेकिन जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का वो ह्यूमन कैपिटल है, जो एक यूथ बल्ज है, जो यूथ है। जब तक ये उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत के मसाइल हल नहीं होने।
नसरुल्लाह मलिक साहब, ये सियासी वजन किस तरह आएगा सर? सियासी वजन नहीं है तो सियासी वजन नहीं होगा तो बाकी सारे पलड़ों के अंदर वजन आ भी जाए तो अगर सियासी वजन नहीं है तो फिर फारिग है हुकूमत। देखिए, मैं नहीं समझता कोई सियासी वजन जो है वो रुकावट होता है इकानमी की जो है वो बेहतर करने में। जनरल मुशर्रफ साहब के पास कोई सियासी वजन नहीं था, उन्होंने इक़्तिदार जमहूरियत का जो है टॉपल किया था, उसके बाद वो इक़्तिदार में आ गए थे। लोग आज तक कहते हैं जी कि मैशत बहुत बेहतर हो गई थी। अयूब खान साहब का जिक्र आज तक किया जाता है, जमहूरियत हुकूमतों के साथ मुआवजा किया जाता है। मुस्लिम लीग कायद आज़म के पास कोई सियासी वजन नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है वो सर्व भी कर गई। पंजाब के वज़ीर आला भी बने चौधरी परवेज़ लाई, डिप्टी वज़ीर आज़म भी बने, मुल्क की सियासत में वो आगे बढ़ते रहे। ये जो सियासी वजन हम कहते हैं ना जी कि फ़लाँ सियासी जमात का सियासी वजन ख़त्म हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल इससे आपकी परफॉर्मेंस रुक सकती है। हुकूमत की नीयत ठीक हो, हुकूमत काम करना चाहे, इकानमी पे तवज्जो दे, रिफॉर्म्स करे जिसका वादा करके आती है, और ये जो मंशूर बयान करती है अपना उसके ऊपर अमल दरामद करे, तो बहुत से ऐसे जो ख़ास तौर पे वज़न होते हैं जिनकी हम बात करते हैं कि उसको चाहिए वज़न चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट, इसी पार्लियामेंट को PTI ने कहा जी कि ये बिल्कुल फॉर्म 47 की हुकूमत है और फॉर्म 47 की ये पार्लियामेंट है, उसी में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, उसी में वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा विक्टिम है PTI, वो बैठी है असम्बलियों के अंदर। हम कहते हैं सियासी वजन उसके पास नहीं है भाई, इस हुकूमत के पास। वो हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, हुकूमत के साथ चल रहे हैं। वो कहते हैं हम पार्लियामेंट में बैठेंगे आराम से। तो मेरे ख्याल में अगर परफॉर्मेंस ठीक हो, ये सारे बाकी वजन हुकूमत के पास आ जाते हैं। हसन अयूब साहब, इस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ी जो कमी नज़र आ रही है इस पूरे सिस्टम में, वो बड़े मियाँ साहब की है। बड़े मियाँ साहब की इंक्लूजन अगर नहीं है तो आपके ख्याल में सब ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो ऐसी बात नहीं है कि उनकी गाइडेंस तो है, और एक ही घर में रहते हैं जो मरीम नवाज साहिबा हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और अगला जो इलेक्शन है मुस्लिम लीग नवाज का, उनका जो बेस कैंप है पंजाब, वो पंजाब से ही वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी यही है कि आइंदा इंतखाबात में इतनी नशिस्तें हासिल कर लें, मालूम नहीं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं, जो उन्होंने अपना जो एक टारगेट रखा हुआ है कि वो मरीम नवाज साहिबा को अपनी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंचा दें। अब उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर वो बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और इसी जिम्न के अंदर वो उनकी गाइडेंस भी है। और मरीम नवाज फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट वो अपना काम जारी रखे हुए हैं, कोई वीकेंड्स नहीं है। अगर वो मरी भी गई हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो मशीनरी को बुलाकर और मरी के हवाले से जो है वो अपने अहकाम जारी किए हैं। देखिए, ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस के अंदर वो ये आपकी बातों पे, ये भट्टी साहब के चेहरे पे क्यों मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे? वैसे ही नहीं, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, तो उसमें क्या हंसने वाली क्या बात है इसमें? नहीं, क्या वो शाम को 5 बजे के बाद जो है ना, वो 4 बजे का टाइम होता था ना, जो 3 दफा दिन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है ना वो घड़ी देखना शुरू कर देते थे। जब उनसे कोई मुलाकात के लिए भी जाता था ना, मैं घड़ी देखना शुरू हो गया, मैं घड़ी देखना शुरू हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे ख्याल से हम निकलते मेरी घड़ी का टाइम जहां मादा साहब ने वो कहते थे कि निकलते हैं। तो ये चीजें होती रही हैं जी, हमने देखी है। वो तो शाम जो है वो मगरिब से पहले पहले घर पहुंचना होता था। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो जो बनीगाला से जो हेलीकॉप्टर है वो भी उनका 98 करोड़ का पड़ता था उनका आना जाना। वो दोपहर को आते थे तकरीबन 11-12 बजे, और वो असर का टाइम जो है वो 5-6 बजे जो है बोले मैं भट्टी साहब की बात सुन लें। और 98 हसन भाई जरा भट्टी साहब की बात सुन लें। टैक्स पेयर का वो अपने उस दौर के अंदर वो इस्तेमाल करके और एहसान भी जतलाया हसन भाई पूरी कौम के ऊपर। हसन भाई जी, मैं तो सरकारी रेजिडेंस में नहीं रह रहा। अच्छा, मैं प्रोग्राम खत्म है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब। प्रोग्राम सर टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आई विश भट्टी साहब का मैं जवाब ले सकता, लेकिन अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।